ऐसे सेटअप है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको हटाते हैं। तो वो सेटअप में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करना है क्या? इसीलिए तो हम नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, अगर हम अपने पे सेटअप नहीं हटा के करना चाहें तो एक काम करते हैं, सेटअप इन दोनों को दे देते हैं। सेटअप वाला फाइल जो है थोड़ा बड़ा भी होता है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर अच्छी है, स्पीड अच्छा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पेन ड्राइव दो, कॉपी करवा देते हैं। पेन ड्राइव रखें आप नहीं, तो चलिए प्रोसेस दिखा देते हैं एक बार शुरू से। कॉपी भले ही करके दे देंगे, बट एक प्रोसेस शो कर देते हैं कैसे। ये कितने छोटू है। हाँ तो इसमें MongoDB का है क्या फाइल? हाँ हाँ, मैं तो डेस्कटॉप पे होगा यहाँ पर। अच्छा, बाकी ये वाला क्या मोंगोश हाँ, ये विंडोज? दोनों फाइल थे, Mongo, ये दोनों फाइल। नहीं, कहीं पे पेस्ट कर दे चलेगा। या राइट क्लिक करके सेंड भी कर सकते थे। तो इसमें कोई लाइसेंस का ये भी है क्या MongoDB में? MongoDB का दो अलग-अलग होता है एडिशन, एक होता है कम्युनिटी और एक होता है एंटरप्राइज। कम्युनिटी जो होता है वो फ्री होता है, उसमें कोई लाइसेंस का इशू नहीं है, और जो एंटरप्राइज होता है जो कॉर्पोरेट में यूज किया जाता है उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए हम चाहते हैं कि इस टाइप से एक बार शो करें, क्योंकि हम लोग सेटअप तो एक ही बार करेंगे ना, यूज तो हमेशा करना है। कम्युनिटी और जो इंटरप्राइज स्टार्टअप का सेटअप का प्रोसेस तो एक ही होता है ना? सेटअप का एक ही प्रोसेस होता है, फीचर्स का अंतर होता है। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे पहले से अगर इंस्टॉल है तो उसे अनइंस्टॉल करने का क्या तरीका है? अच्छा, इतना तो क्लियर है ना कि डेटा को हम लोग स्टोर जब करते हैं परमानेंटली तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो फाइल में या तो डेटाबेस में। अब डेटाबेस में डेटा को रखने के लिए, आप मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसे DBMS कहते हैं, है ना, या RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक होता है SQL और एक होता है NoSQL। SQL को SQL भी बोलते हैं, SQL भी लोग बोलते हैं। तो SQL और NoSQL में फर्क ये होता है कि SQL में डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, उसका एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, स्कीमा होता है। स्कीमा मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पहले जब हम कोई डेफिनेशन बनाते हैं देन उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्कीमा। तो SQL में क्या होता है, हम लोग पहले स्कीमा बनाते हैं और उसी स्कीमा के अकॉर्डिंगली उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। नहीं, सबसे पहले आप टेबल बनाते हैं, वहाँ बताते हैं कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं आपको, उस कॉलम का क्या डेटा टाइप होगा, उसका क्या साइज होगा, सब कुछ आप स्पेसिफाई करते हैं। अब जितना मान लीजिए 3 कॉलम बनाए, आप 4 वैल्यू पास कर सकते हैं, सोचिए बताइए, नहीं कर सकते ना। अगर चौथा वैल्यू पास करना है तो आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर में जाके, स्कीमा में जाके चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस। अब लेकिन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे कि मान लीजिए इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, फेसबुक की बात कर रहे हैं, ऐसे जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है जहाँ की डेटा इंसर्ट कर जब यूजर कर रहा हो तो उसका कोई एक लिमिटेशन नहीं होना चाहिए कि इतने साइज का ही डेटा डाल सकता है, या
फिक्स पैटर्न का ही डेटा डाल सकता है, अलग अलग पैटर्न का डेटा डाल सकता है कि ना। तो इसके लिए कंपनी स्विच कर रही है एसक्यूएल की जगह किसके ऊपर, नो एसक्यूएल। क्योंकि नो एसक्यूएल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, इसलिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि फिक्स पैटर्न ऑफ डेटा ही आपको रखने हैं। दूसरी बात की ये स्केलेबल होता है। क्या होता है, स्केलेबल होता है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास अभी 100 टेराबाइट का एक स्टोरेज है, अगर उसको हमको 1000 टेराबाइट में भी कन्वर्ट करना है कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट इंटरप्टिंग स्टोर्ड डेटा। जो डेटा पहले से स्टोर है, बिना उसमें कोई चेंजेस या इफेक्ट डाले आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसी फीचर्स को बोला जाता है स्केलेबल। तो NoSQL के तरफ कंपनी को मूव ऑन करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है कि इसमें अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। मतलब इसमें स्कीमा वाला जो फाउंडेशन था वो खत्म कर दिया। सर इसका तो एक कॉन भी तो हो सकता है कि कोई भी डेटा किसी तरह का भी डाल सकता है। हाँ बिल्कुल। तो वो कैसे प्रिवेंट करते हैं फिर? जैसे किसी का मार्क्स है, आपको इसमें नाम डाल दिया तो वो तो गलत है। तो ऐसा नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी नहीं पता कि किस फॉर्मेट में होता है मार्क्स। अगर कीवर्ड पहले लिखेगा तभी मार्क्स डालेगा। अच्छा। जैसे जस्ट लाइक डिक्शनरी, पाइथन में कैसे डिक्शनरी होता है, एग्जैक्टली वैसे ही। मतलब यहाँ डेटा जो इंसर्ट किया जाता है वो बेसिकली की वैल्यू पेयर के रूप में होता है। तो इररिलेवेंट डेटा का कोई चांस ही नहीं। तब तो नहीं। क्योंकि जो बनाया है लोग से तो ज्यादा मात्रा बनाया है, पहले से हर एक चीज को सोच के बनाया है। और रही बात रेस्ट्रिक्शंस का, तो इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस एक कांस्टेंट है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कोई फिक्स स्कीमा नहीं। अब फिक्स स्कीमा नहीं देने के पीछे यही मोटिव रहा कि अगर कोई मान लीजिए अपना नेम और ईमेल डालना चाहता है, कोई हो सकता है नेम और अपना फोन नंबर डालना चाहे, हो सकता है कोई नेम और अपना घर डालना चाहे, कुछ भी डाल सकता है, लेकिन फिक्स स्कीमा में पॉसिबल नहीं। NoSQL और SQL में अगर कंपेयर करें तो NoSQL का एग्जांपल है MongoDB, SQL का एग्जांपल है MySQL। SQL में जो हम लोग डेटा जहाँ स्टोर करते हैं उसको डेटाबेस कहते हैं, और NoSQL में भी उसको डेटाबेस ही कहते हैं। लेकिन अब सब कुछ अलग अलग होने वाला है। SQL में टेबल के रूप में डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन यहाँ टेबल ना बोल करके क्या बोलते हैं, कलेक्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, NoSQL में क्या बोलेंगे इसे, कलेक्शन। तो SQL में क्या बोलते थे, टेबल। SQL में जो एक रिकॉर्ड होता था उसको रिकॉर्ड या टपल बोलते थे, याद है। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डालेगा, एक एम्प्लॉय आईडी, नाम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन क्या कहलाता था, एक एम्प्लॉय का टपल कहलाता था या रिकॉर्ड बोलते थे। इसी टपल या रिकॉर्ड को NoSQL में क्या बोलते हैं पता, डॉक्यूमेंट। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसलिए अगर कोई पूछे कि SQL किस तरह का डेटाबेस, तो बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। किस तरह का है, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। लेकिन SQL किस तरह का डेटाबेस है, बोलेंगे स्कीमा बेस्ड, क्योंकि इसका एक प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, स्कीमा बेस्ड। लेकिन NoSQL को क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस। इसका एक हम पूरा चीट शीट दे देंगे, नोट्स लिखा हुआ। अभी हम लोग ज्यादा समझने और करने पे आते हैं। फिर अगर आगे बात की जाए तो SQL में हम लोग क्या बोलते थे, कॉलम बनाते थे। क्या बनाते थे, कॉलम। या कॉलम नहीं, इसको फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। वहां हम लोग डेटा इंसर्ट करते थे एक प्रीडिफाइंड स्कीमा के अकॉर्डिंग। यहाँ प्रीडिफाइंड स्कीमा तो नहीं है, लेकिन इररिलेवेंट डेटा में कोई इंसर्ट करते, इसके लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप bsun फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट करेंगे। किस फॉर्मेट में, bsun। b मतलब होता है बाइनरी, और सन में जे गायब है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, बाइनरी जेसन। बाइनरी जेसन। अच्छा, जेसन क्या होता है, बड़ा सुना सुना नाम लग रहा है। चाहे हम क्लाउड पढ़े, चाहे ऑटोमेशन पढ़े, चाहे वेब डेवलपमेंट पढ़े, ये चाहे वो डेटा साइंस पढ़े, हर जगह पे जेसन आता है। ये जेसन है क्या, सुना सुना लग रहा है सर? मेरे को तो एक फाइल फॉर्मेट हो से वही पता है, जेसन तो का। वही है, आप वही रॉकेट नहीं।
जावास्क्रिप्ट बेस्ड शायद रहता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जिसको शॉर्ट में जेसन बोलते हैं। जेसन के बारे में जब एक लाइन में बोला जाए तो कह सकते हैं कि जेसन क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल, ओपन स्टैंडर्ड फाइल है। क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म ओपन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक एप्लीकेशंस या एक प्लेटफॉर्म के डेटा को दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर करने। अब मान लिया जाए कि अगर हम किसी को हिंदी में लिख के दें और सामने वाला बंगाली हो, उसको हिंदी नहीं आती हो, तो समझ पाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा कॉमन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हमें लिख के देना पड़ेगा जो बंगाली भी पढ़ ले, तो पंजाबी भी पढ़ ले, तो कन्नड़ भी पढ़ ले, है ना? तो कोई कॉमन जो फॉर्मेट है लाइक इंग्लिश की बगल बात है। तो उसी तरीके से जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं और उस एप्लीकेशन के डेटा को दूसरे किसी एप्लीकेशन में यूज करना ही होता है, नहीं करना, तो ये तभी मुमकिन होगा जब हम उस एप्लीकेशन के डेटा को एक ऐसे स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें जो कि दूसरे एप्लीकेशन के द्वारा भी रीड किया जा सके। और वो ओपन स्टैंडर्ड जो फाइल फॉर्मेट है उसी का नाम क्या है? जेसन। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म इसलिए बोला जाता है ताकि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो आपका लिनक्स का मशीन है, विंडोज का मशीन है, मैक का मशीन है, सोलारिस है, यूनिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह जेसन रीडेबल है। जेसन से पहले भी एक फाइल फॉर्मेट हुआ करता था जिसको बोलते थे XML, XML। तो जब भी हम बात करते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म का, एपीआई का, तो हर जगह किसका इस्तेमाल होगा? जेसन का। क्योंकि जेसन हमें क्या दे रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी। तो जेसन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि हम क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस को डेवलप कर सके ताकि एक एप्लीकेशंस के डेटा को दूसरे एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सके। अब जैसे मान लो प्रिया कोई सॉफ्टवेयर बनाई, उस सॉफ्टवेयर में जो डेटा इंटर हो रहा है उस एप्लीकेशंस को, उस डेटा को, मान लो ऋषिता एक एप्लीकेशन बनाई, उसमें यूज करना चाहते हैं, तो इसको अपने एप्लीकेशन डेटा को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा? जेसन फॉर्मेट। जब ऊपर द इंटरनेट डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं तो उसको भी किस फॉर्मेट में किया जाता है? जेसन फॉर्मेट। क्योंकि हमको थोड़ी पता है कि हम बनाए भले ही विंडोज पे, हो सकता है कि कोई यूनिक्स यूजर यूज कर रहा हो सकता है कोई लिनक्स यूजर यूज कर रहा हो सकता है कोई मैक का यूजर कर रहा हो। तो हर ऐसा थोड़ी है कि हम बनाए हैं अगर कोई वेबसाइट तो हमारा विंडोज वाले मशीन से ही खुले, लिनक्स वाले से ना खुले, मैक वाले से ना खुले, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे अपने किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको एक क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटा फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। और वो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटा फॉर्मेट क्या है? तो जैसे कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बोली थी एक लाइन में, एक फाइल फॉर्मेट, एक फाइल का टाइप है, जिस फाइल टाइप को हर कोई पहचानता है, सीधी सी बात। तो जब भी हम जेसन में डेटा को कन्वर्ट कर देंगे तो वो डेटा हर जगह पे रीडेबल होगा। नहीं, अब जेसन जो है वो लिटिल बिट स्लो बोलता है, तो मोंगो क्या बोला कि हम जेसन को और थोड़ा प्यूरिफाई कर देते हैं और उसको हम बाइनरी जेसन बना देते हैं। और बाइनरी जेसन को ही बोला जाता है बीसन, BSY, बाइनरी जेसन। तो अगर कोई पूछे कि MongoDB डेटा किस फॉर्मेट में इंटरनली रखता है तो क्या बोलेंगे? बीसन फॉर्मेट में रखता है। ये भी याद रखना। ON क्या? वो ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब एक काम करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि SQL और NoSQL में क्या है। अब जब MongoDB पढ़ते हैं तो MongoDB में कुछ चीजें हैं जो आपको इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन क्रिएट करता है, जैसे MongoD है ना, MongoDB, MongoSH। तो ये 3-4 टर्म है जो लगता है कि एक ही है लेकिन चारों के बीच में अंतर है। अब मोंगो क्या है? मोंगो एक MongoDB का शेल है। शेल क्या होता है? जस्ट लाइक अ कमांड प्रॉम्प्ट।
आप SQL कमांड प्रॉम्प्ट खोलते जा करके वहाँ कोई भी कमांड टाइप करते हैं। तो मोंगो क्या है? मोंगो डीबी का शेल है, जहाँ की हम मोंगो डीबी के किसी भी क्वेरी को लिखते हैं। कैसे MySQL कमांड लाइन यूज करते थे क्वेरी लिखने के लिए, उसी तरीके से मोंगो है। तो मोंगो डी क्या है? मोंगो डी एक डेमन है। डेमन बोला जाता है लिनक्स में सर्विस। आप कंप्यूटर में कोई भी काम जो चल रहा है वो एक सर्विस की वजह से चलता है। एक सर्विस है जिसका नाम है एक्सप्लोरर, उसको बंद कर देंगे तो जो डेस्कटॉप अभी इनेबल है ना वो सब डिसेबल हो जाएगा, कोई कीपैड वो काम नहीं करेगा। बताए होंगे कभी, एक्सप्लोरर को अगर बंद कर देंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम मेरा क्या होगा, डेस्कटॉप क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो ये एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं कि कंप्यूटर में जो भी हम काम कर रहे हैं एक सर्विस की वजह से है। मतलब उस काम के लिए, उस प्रोसेस के लिए बैकएंड में क्या हो रहा है, एक सर्विस चल रहा है। अब जैसे MySQL पे आप कोई भी क्वेरी लिख पा रहे हो, आप कोई भी उसे काम करवा पा रहे हो, लेकिन सर्विसेज में जाकर के MySQL सर्विस को बंद कर देंगे तो आप SQL सर्वर को यूज करके कोई भी क्वेरी फायर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही समझ लीजिए कि MongoD क्या है? MongoDB सर्वर का एक सर्विस है, इसको डेमन भी बोला जाता है या सर्विस। अब MongoDB क्या है? तो बोलेंगे MongoDB एक NoSQL DBMS। NoSQL तो एक DBMS हुआ, एक सर्विस हो गया और एक शेल हो गया। Mongo शेल है, MongoD डेमन है और MongoDB DBMS। तीनों में अंतर है कि नहीं? हाँ, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन तीनों में अंतर है, डिफरेंसेस। अब MongoDB में काम करने का दो मोड होता है, या तो हम ग्राफिकल मोड में काम कर सकते हैं जैसे MySQL में करते थे। ग्राफिकल मोड में अगर MySQL को यूज करना होता था तो वर्कबेंच दिया हुआ था, यूज किए होंगे आप लोग। या फिर अगर आप जैम सर्वर यूज कर रहे हैं तो जैम सर्वर में इसके लिए PHP MyAdmin दिया हुआ रहता था, याद होगा। तो उसी तरीके से MongoDB के साथ भी एक बाय डिफॉल्ट GUI प्लेटफॉर्म दिया हुआ रहता है जिसको बोलते हैं कंपस। क्या बोलते हैं? कंपस। कंपस का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, MongoDB में ग्राफिकल मोड में सारा काम कर सकते हैं। और नहीं, अगर कमांड लाइन में करना है तो इसके लिए क्या है, Mongo शेल है। Mongo शेल है, इसको Mongo ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सेटअप करते हैं तो फिर आगे की बात करते हैं। और मेन पर्पस क्या है कि हम MongoDB सेटअप करें और MongoDB में CRUD ऑपरेशन करें। क्या करें? CRUD ऑपरेशन। तो कोई भी जो सॉफ्टवेयर मेरे पे इंस्टॉल है उसकी लिस्ट देखनी है और उसको हटाना है, तो क्या करेंगे, तो रन खोलेंगे, लिखिए कंट्रोल, कुछ नया सीखेंगे। क्या लिखेंगे? कंट्रोल। रन पे डायरेक्ट टाइप करेंगे कंट्रोल स्पेस, टाइप करेंगे कंट्रोल स्पेस appwiz .cpl कॉमा कॉमा, कोई दिक्कत नहीं, हो तो गया, सही खुल गया जो खुलना चाहिए था। अब इसमें से ऋषिता को लगा कि हम कोई गलत कर, नहीं मेरे को लगा था हम गलत कर रहे हैं। अब इसमें हम क्लिक करेंगे किस पे, किसी एक पे क्लिक कीजिए ना पहले और एम बटन को प्रेस कीजिए कीपैड पे, एम एक बार फिर करते जाएंगे एम को हिट जब तक कि Mongo तक ना पहुंचा दे अपने को, पहुंचा दिया था सर। यस। अब Mongo से रिलेटेड 3 ऑप्शन है ना, शेल, यस। और एक MongoDB शेल होगा और एक MongoDB हो गया। हाँ, MongoDB। सर कंपास क्या करता था? कंपास ग्राफिकल कंसोल अच्छा, देता है। हाँ, ग्राफिक। वर्कबेंच की तरह ओके। एग्जैक्टली। अनइंस्टॉल कीजिए तीनों। हाँ, कमांड लाइन। अब दोनों को रिलेट करते चलेंगे, देखो। हाँ, तीसरा पूछो क्या? शेल वाला मुझे कमांड लाइन में मैं कमांड लाइन सबसे ऊपर वाला पूरा डेटाबेस के लिए, SSL वाला। वही तो सर्वर क्रिएट करेगा। जैसे MySQL सर्वर कैसे क्रिएट होता था वैसे MongoDB सर्वर क्रिएट करेगा। जिसको अभी हटा रही है वही ना, हाँ वही तो मेन है। ये दोनों तो वहां तक पहुंचने का रास्ता है। क्या लेफ्ट और सीडी? हाँ, नहीं डायरेक्ट कैसे काम करोगे?
मान लो एक चापाकल यूज की है Yes, तो sir. उसमें पानी है, लेकिन उस पानी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको पहले निकालना पड़ेगा, मतलब कोई तरीका होगा निकालने का। उसी तरीके से आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास इंटरफेस चाहिए। हो गया सर अनइंस्टॉल सब कुछ है, तीनों। हाँ बढ़िया। चलिए अब शुरू करते हैं, यहाँ से सब लोग साथ में चल सकते हैं। बंद कीजिए इसको। अब लिखेंगे यहाँ पे MongoDB। MongoDB का एक कंप्लीट अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, एंटर कीजिए, पहला वाला लिंक। यहाँ से MongoDB के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं बकायदा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हर एक चीज को, है ना। स्टार्ट फ्री करे क्या? अब हाँ, स्टार्ट फ्री करेंगे। बैक चलेंगे क्योंकि ये साइन अप करवाएगा, हम नहीं करना चाह रहे हैं, और बैक जाएंगे डाउनलोड्स और नीचे हाँ ये वाला, ये कम्युनिटी एडिशन। हाँ और नीचे आते रहिए। हाँ, Windows बस। 60। अब देखिए MSI फॉर्मेट ही करेंगे, लिनक्स के लिए करना है नहीं, विंडोज के लिए करना है, जी हाँ। अब विंडोज के लिए भी करना है तो ये होगा जिप फाइल या MSI फाइल, दोनों जानते हैं ना। अच्छा MSI की फाइल। अच्छा नहीं जानते, चलिए उधर देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए। और जब हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, हालांकि लिखा हुआ हम ही को पढ़ पाएंगे क्योंकि हम लिखें जब हम किसी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर विंडोज या लाइनेक्स या मैक तीन के लिए होगा। अब शायद नजर EXE ये वाला ना। हाँ, अब विंडोज पे जो सॉफ्टवेयर होता है उसका फॉर्मेट या तो EXE होगा या BAT होगा या MSI होगा। Yes. EXE का मतलब एग्जीक्यूटेबल होता है, BAT का मतलब बैच फाइल Batch होता है, MSI का मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर होता है। अच्छा तो अगर कोई आपको सॉफ्टवेयर दे बोले कि इस विंडोज पे इंस्टॉल कर लो, तो उसमें से तीन में से कोई एक फॉर्मेट होना चाहिए, या तो EXE या तो BAT या तो MSI। MSI। इसके अलावा कुछ और है तो विंडोज पे इंस्टॉल नहीं होगा डायरेक्ट। अगर लाइनेक्स के लिए कोई सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर रहे हैं या किसी से आप बोरो कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन फिक्स है, क्या होना चाहिए, Yes. या .sh होना चाहिए या .rpm होना चाहिए। अच्छा RPM रेड हैट पैकेज मैनेजर, अच्छा जैसे EXE है ना विंडोज में, सबसे Yes, ज्यादा sir. हम लोग सॉफ्टवेयर किस EXE फॉर्मेट format में, में। उसी तरीके से लाइनेक्स में सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो RPM में, रेड हैट पैकेज मैनेजर को शॉर्ट में RPM बोलते हैं, और SH का मतलब होता है शेल। Yes. और अगर मैक बुक आपके पास है, मैक यूजर आप हैं, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको बोलते हैं PKG, मतलब पैकेज उसका एक्सटेंशन होगा पैकेज.pk। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को देख के पहचान लेंगे कि किस पे इंस्टॉल होगा, लाइनेक्स पे कि विंडोज पे कि मैक पे। यस तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको हमेशा रखेंगे ताकि हम बेवकूफ भी ना बने और हमको कभी किसी चीज को लेकर के अच्छा मिसकॉन्सेप्ट इसमें जो जिप फाइल आया वो तो मैक पे भी हो जाएगा ना? नहीं होगा ना, क्योंकि जिप फाइल के अंदर क्या है इस बात पे डिपेंड करता है। यस जिप मतलब क्या है, वो तो खाली कंप्रेस करने का बस। अब सीधी सी बात है कि अगर एक एग है और उसको एक पैकेट के अंदर डाल देंगे तो पैकेट के अंदर डाल दिए तो क्या वेज थोड़ी होगी, वो भी तो नॉन वेज ही है। तो जिप फाइल कहने का मतलब कंप्रेस्ड फाइल, अब उसके अंदर जो एक्चुअल फाइल है उस पर डिपेंड करता है। वो जिप तो पीकेजी का ही बना सकते हैं, SH RPM विन EXE BAT MSI सब का बना सकते हैं। तो जिप कहने का मतलब कंप्रेस्ड फाइल, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं है। और EXE BAT MSI SH RPM PKG इन सबको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, मतलब जिसको हम डबल क्लिक करके रन करके कोई सेटअप कर सके, वो कहलाता है इंस्टॉलेशन फाइल। तो MSI डायरेक्ट कर लेते हैं, डाउनलोड पे क्लिक किए,
अब ये बड़ा फाइल है, थोड़ा समय लगेगा, हालांकि नेट स्पीड अच्छा रहा तब तो बड़ा जल्दी। खैर मेरे पे पहले से है, हम डायरेक्ट यूज कर ले। अब तुमको मिल ही गया, कॉपी कर ली है। हाँ नेट अब बढ़ेगा, देखो 4 मिनट वाला जो 12 मिनट हो गया है। वो कम था, क्या तो 12 मिनट समय देंगे, कॉपी कर लो, 1 से 1.5 मिनट लगेगा। संतोष को भी दे दो, हिंदी कॉपी कर लो। सिमरन कनेक्ट हुई है। तो कल भी शायद कोई इंस्टॉल किया है, वो फाइल ऑलरेडी है शायद, ये हाँ। MongoDB विंडोज एक्स। क्या अभी भी आएगा जी? ये दोनों भी चला गया है नहीं? मान के चलो सब मंडे रक्षाबंधन है, ट्यूसडे किया है तो नहीं सर, अगला मंडे है। ये मंडे अब बच का रहा है तो ट्यूसडे हो। नहीं, उसके बाद जो मंडे आएगा उसके बाद वाला मंडे है। हाँ। यस सर। 19 को है रक्षाबंधन। इसका की 16 को है। 19 को। नहीं सर, एक और मंडे है नेक्स्ट वीक, हाँ, फिर मान उसके के बाद चलो मंडे को है। मंडे को है। हाँ फ्राइडे होगा, 16 फ्राइडे है। अगस्त 19 मंडे को है, मंडे को बोले तो 19 को है ना? यस सर। हाँ, सर 12 को फिर दूसरा मंडे, फिर 19th को राखी है। नहीं तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा टाइम तो निकल गया है। यही है तो अपने बहुत टाइम, तब तो आ जाना चाहिए हम लोग। आ जाएगा उसको लाना। सबसे लंबा छुट्टियाँ बोरिंग रहता है वो वाला टाइम। जब दशहरा की छुट्टी पे जाएगा, दीपावली और छठ तक छुट्टी में वो हॉलीडे मोड में। वो जो टाइम होता है ना, रोड पे खाना पीना भी नहीं मिल पाता है, मैक्सिमम रेस्टोरेंट वगैरह भी बंद, ये वो। दिवाली, छठ पूरा हो जाता है, तो कुछ भी नहीं। दीपावली में तो सब कुछ मिलता है, दीपावली तक सही है। छठ में तो सब बंद, छठ 3-4 में दिन वैसे ही एकदम रहता है complete पूरा। shutdown वाला स्थिति है। छठ से भी ज्यादा खतरनाक होली का टाइम हो जाता है। हाँ वो भी। एकदम सन्नाटा। अगर फ्राइडे अगर हो गया फ्राइडे, तब तो पूरा सैटरडे संडे मंडे तक वैसे ही रह जाता है। हाँ तो अगर पेट्रोल भी पहले भरवा के रखे। पेट्रोल पंप वाले को भी छुट्टी। हाँ, उसको स्टाफ लोग कम हो जाता है। एक तो पेट्रोल पंप वाला बोलेगा मीटर देख लीजिए सर। मीटर देख के भी क्या फायदा, तो 6 या 7 रुपए से ही शुरू होगा। कनेक्ट किए कि नहीं देखे तो लिस्ट में सर। Yes. शुरू किया जाए इंस्टॉलेशन। हाँ क्या? हाँ तो भी तो तुम मोबाइल डाउनलोड कर रहा है। हाँ डाउनलोड कर रहा है। बारिश भी हो रहा है और कम आएगा, तो दोनों आएगा ही नहीं। सही लग रहा है।
से कीजिएगा, क्या सेटअप इतना मेहनत कर ही नहीं पुराने वाले से नहीं करेंगे। वो ऐसा क्यों आ रहा है? एक्सेप्ट, सब लोग यहाँ तक पहुँचिए साथ साथ। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। एक मिनट बैक आइए। एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए, पढ़िए ध्यान से। The Mongo shell must be installed separately for Windows installation. डाउनलोड कीजिए या पहले से अगर है तो Mongo shell को इंस्टॉल कर लीजिए। सब पहले से है तो उसी में से कर लेंगे। हाँ, उसमें से कर लीजिए। तो इसको अभी पॉज करके रखिए। हाँ, Mongo shell को पहले रन कीजिए। कर रहे हैं ना सब लोग? सही इसी पाथ पे होगा। इंस्टॉल जस्ट फॉर यू, इसको हटा दीजिए, नहीं तो दूसरे यूजर में ना दिखे। और इसको चेक कीजिए। ये चेक करने पे तो सिर्फ इसी यूजर पे ही आएगा ना। यूजर पे दिखेगा, तो बाकी यूजर का जरूर क्यों ना करें। तो नेक्स्ट सर अगर शेल नहीं इंस्टॉल करें तो फिर वो काम नहीं करेगा। काम करेगा, लेकिन सिर्फ आपको ग्राफिकल मोड में ही करना पड़ेगा। अच्छा, ओ कमांड मोड। अब उसको चलाइए। Yes, हाँ, बहुत अच्छी। कंप्लीट पे जाइए। ये यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अगर पहले से कोई सर्वर बना हुआ है MongoDB का, बस उससे कनेक्ट करना है, तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन चूज करना होगा। अगर लोकल मशीन पे ही सब कुछ करना है, इसी को सर्वर भी बनाना है, इसी को क्लाइंट की तरह भी यूज करना है, तो पहले वाले रेडियो बटन को ही चेक रखिएगा। रन सर्विस एज अ नेटवर्क सर्विस यूजर, ठीक ना। सर्विस का नाम यहाँ पे क्या है, जैसे MySQL 6.7 होता था ना, याद कीजिए। इसका नाम क्या रहेगा? MongoDB रहेगा। सर्विस का नाम बताए थे। अब उसके बाद ये कहाँ इंस्टॉल होगा और लोकेशन बता रहा है। प्रोग्राम फाइल के अंदर, MongoDB के अंदर, सर्वर के अंदर, 7.0 के अंदर, डेटा के अंदर ना। नेक्स्ट कीजिए। अब एक बात और याद रखिएगा, MySQL कितने सही नेटवर्क सर्विस यूजर ही रहेगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि MySQL कितने नंबर पोर्ट पे काम करता था? 8080 3306। लेकिन ये कितने नंबर पोर्ट पे काम करता है? 27017 27017 27017। बैक आइए। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे गेस कीजिए। बैक आइए। तो नहीं हो रहा ये बैक। बैक दिया से नहीं हो रहा है। नहीं। अच्छा, चलिए कोई नहीं। इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉल MongoDB कंपास को चेक करके रखना है, जो बाय डिफॉल्ट रहता है। वो इंस्टॉल में तो दिख जाए।
सर मोंगोडीबी कंपास भी हो ही रहा है, तो वो चेक्ड होगा पहले से हाँ ही। तभी ना, नहीं तो होता ही नहीं। वो चेक ही था, वही दिखाने के लिए बोला था कि क्लोज कर देंगे। उसको भी क्लोज कर देंगे। हो गया। अब एडमिट कहीं किसी भी नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार करो। अभी टाइम हो गया। ठीक। जहाँ भी गए पीरियड तो बाहर ही रहते हैं। बाय। आ जाओ कल से भी पहले 8:30 बजे तक। अभी आ गए। तीनों लोग को आना है। 8:30 से आ जाओगे ना तो आदित्य भी कर लेंगे और ये सत्यम भी कर लेंगे। उनको भी ऑफिस जाना होता है, लेट के कारण नहीं मिल जाता। 1.5 घंटे समय भी मिल जाएगा पूरा 8:30 से 10 तक। यहाँ तक आ गए हम लोग। MongoDB जब इंस्टॉल हो जाएगा फिनिश कीजिए। अब मुझे सबसे पहले यहाँ कनेक्ट करना है। पोर्ट नंबर कितना दिखा रहा है? 27017 दिखा रहा है। यस। कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ ये वाला? नहीं कर कनेक्ट का बटन। ओके, ये जैसे ही कनेक्ट कर गए तो आपको 4 डेटाबेस दिखा रहा होगा। एक एडमिन, एक कॉन्फिग, एक लोकल और एक माइटी। अब
MyDB सब में नहीं दिखाता है, मेरे को पहले से बना हुआ था इसलिए MyDB दिखा रहा है। आप लोगों में 3 दिखा रहा होगा, एडमिन, कॉन्फिग एंड रूट। नहीं, अब अगर मुझे डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, यहाँ डेटाबेस लिखा होगा एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि किस डेटाबेस का क्या साइज है, उसमें कितने कलेक्शंस हैं। कलेक्शन कहने का मतलब कितने टेबल है। अब मेरे को क्या करना है, एक नया डेटाबेस बनाना है। तो नया डेटाबेस बनाने के लिए एक बड़ा सा बटन दिख रहा होगा क्रिएट डेटाबेस का, राइट हैंड साइड में टॉप पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए इस डेटाबेस का नाम रखते हैं अपनेट, HUBNET, स्मॉल में ही लिखते हैं। कलेक्शन का नाम डालेंगे यहाँ पर। तो कलेक्शन का नाम मतलब टेबल का नाम। मान लीजिए हमनेट में स्टूडेंट का एक टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो लिखिए स्टूडेंट और उसके बाद क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करें। तो ये टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज ये होता है कि अगर हम जैसे गिट यूज करते हैं, जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है जो ये बताता है कि आपने कब किस टाइम Yes. पे क्या मॉडिफिकेशन किया, उसी के लिए टाइम सीरीज दिया है। तो सर इसको तो अनचेक ही रहेगा। चेक ही रहने देते हैं इसकी तरफ। अब देखिए आपने एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस के अंदर क्या बनाया, एक कलेक्शन बनाया। अब कलेक्शन के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, एक रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड डालना चाह रहे हैं। कोई रिकॉर्ड है इसके अंदर अभी? नहीं सर। नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट 0, कहाँ दिख रहा है? हाँ, इंपोर्ट करके ला सकते हैं या नया इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, एक और कलेक्शन बनाते हैं। सर डॉक्यूमेंट 0 कहाँ दिख रहा है? करेक्ट, हाँ, और थोड़ा नीचे और हाँ, अच्छा डॉक्यूमेंट 0। इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ इंपोर्ट करके लाते हैं कहीं से डेटा लाएं। अब डेटा जब इंपोर्ट करेंगे कहीं से तो एक्सेल शीट से करेंगे, CSV फाइल को लाएंगे। तो इसके लिए चलिए ऐड डेटा नीचे तो दिख रहा है, यस सर। यहाँ क्या करेंगे, हाँ, इंपोर्ट जेसन और CSV फाइल। यहाँ से नहीं कर सकता है, आप काहे नहीं कर सकते, एक ही बात है। अब यहाँ एस डेटा है, देखिए तो एस डेटा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हाँ, टेक्स्ट, यही CSV फाइल है। CSV का क्या फुल फॉर्म होता है? .cs और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कॉमा। कॉमा सेपरेटेड। सर ये स्टॉप ऑन एरर्स। स्टॉप ऑन एरर मतलब कि अगर कोई फाइल में डेटा में कोई एरर है तो इंपोर्ट ना करें, तो इसको चेक करके रखने का, चाहे एरर के साथ इंपोर्ट हो जाए तो उसको चेक करके रखिए। सीधी बात, ये 2 चीज़। इंपोर्ट पे क्लिक करें फिर। हाँ। या- ये नहीं सर। आप इसका क्या रिपोर्ट सर 6 ही आया है। अच्छा इस एप्लीकेशन का यूज है डेटाबेस को मैनेज करना। इसको बोला जाता है शॉर्ट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को मैनेज करता है। जैसे MySQL यूज करते थे, Oracle यूज करते थे, Access यूज करते थे, उसी का ये समझ लीजिए बड़ा भाई है, नेक्स्ट जनरेशन।
सारा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में रहता है। किस फॉर्मेट में रहता है? डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में रहता है। 6 डॉक्यूमेंट्स आ गया। चाहे तो इसको आप JSON फॉर्मेट में देख सकती हैं। कहाँ क्लिक करके? और आगे बढ़िए। नीचे ना टॉप में और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर चल लास्ट और ऊपर। हाँ, लेफ्ट मुड़ जाइए वहाँ से। वो उतना भी लेफ्ट नहीं। अपडेट ये वाला चाहिए। क्लिक कीजिए उसमें। आप देखिए किस फॉर्मेट में लिखा रहा होगा। क्लिक कीजिए उसमें। जेसन फॉर्मेट। ये जेसन। इसके अलावा बगल में होगा टेबलर फॉर्मेट। सो ये ऑब्जेक्ट आईडी वाला जो था वो फाइल में था या फिर ये लोग खुद अपना रेफरेंस के लिखे? प्राइमरी की जैसा क्या रेफरेंस? एग्जैक्टली। अब यहाँ डेटा इंसर्ट करना भी सीख लेते हैं। तो इसी पे जाइए, ऐड डेटा। उसमें इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स। और देखो डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आएंगे, इसके इस ब्रैकेट के बाद वहाँ कॉमा लगाएंगे पहले। कॉमा। हाँ, अब नीचे आएंगे। आप दूसरा वैल्यू डालेंगे, की वैल्यू पे जैसे कि डाल देते हैं डबल कोट्स के अंदर में मेन कोलोन बाहर निकल करके ये हो गया की कोलोन। अब वैल्यू डालेंगे नेम के सामने। ये भी डबल कोट्स में हाँ, नहीं? डबल कोट्स में, यही डबल कोट्स में। अच्छा, नेम को आप ऐसे भी लिख सकते हो। एंटर फोन नंबर। सर वो भी डबल कोट्स में ही रहेगा क्या? डिजिट रहेगा तो भी? अब इंसर्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है तो नेम को भी डबल कोट्स में रख दीजिए। अच्छा, ये एम्प्टी
ये जीपीटी में बता मान लीजिए इसमें 2 ही डेटा रखना है, मुझे कोर्स नहीं रखना है, तो छोड़ सकता हूँ मैं, क्योंकि फिक्स पैटर्न तो है नहीं। Yes, सर्च sir. करते हैं, एक नया डेटा ऐड करना भी सीख लिए। दिन गुजरता है तो आज के लिए इतना ही रखा जाए क्या? यस आगे करते हैं हम लोग, नहीं होता है। ये भी थोड़ा लंबा है, इस वीक तक चलेगा और इम्पोर्टेंट भी है। सर एक पेन ड्राइव में मतलब 2 OS रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उससे ज़्यादा भी रख सर ये टेबल एक ही फॉर्म में में रखते हैं वही सीखते हैं। एक ही में 2 OS रखते हैं, 10 का और 7 का। उसके बाद दोनों साथ में चढ़ेंगे, वो 10 का पहले